जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज क्षमावाणी के पर्व पर हम गुणसेन और अग्नि शर्मा का चरित्र संक्षेप में समझेंगे। अग्नि शर्मा एक ब्राह्मण के पुत्र थे और उनका शरीर बहुत ही कुरूप था। उनका मस्तक त्रिकोण था, छाती छोटी थी और पेट बड़ा था। साथ ही साथ उनके पैर पतले थे और उनकी आंखें अंदर धसी हुई थी, साथ ही दांत बाहर निकले हुए थे। इस तरह उनका पूरा शरीर बहुत ही कुरूप था। जिस नगर में अग्नि शर्मा रहते थे वहीं एक राजकुमार गुणसेन भी रहते थे। राजकुमार गुणसेन के लिए अग्नि शर्मा एक खिलौने की तरह थे। राजकुमार अपने मित्रों के साथ मिलकर अग्नि शर्मा का हमेशा ही मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन अग्नि शर्मा राजकुमार गुणसेन के उपहास से बहुत ही परेशान हो गए और अपना घर और नगर छोड़कर सैकड़ों मील दूर एक जंगल में भाग गए। सैकड़ों मील दूर जंगल में स्थित वे एक आश्रम में पहुंचे। वहां अनेक तापस विधिवत तपश्चर्या कर रहे थे और साधना में लीन थे। जब अग्नि शर्मा ने यह सब देखा तो उन्होंने वहां के आचार्य से तापसी दीक्षा ले ली और साथ ही एक कठोर प्रतिज्ञा भी ली कि आजीवन मासक क्षमण के पालने मासक क्षमण करेंगे और पालने के दिन एक ही घर पर जाएंगे और जैसा और जितना पालना मिलेगा यानी कि भोजन मिलेगा उतना कर लेंगे और अगर उस घर में कुछ भी नहीं मिलेगा तो दूसरे किसी अन्य घर में नहीं जाएंगे और अगले दिन से नया मासक क्षमण चालू कर देंगे। दीर्घ समय तक उनका यह मासक क्षमण चालू रहा। कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अब अग्नि शर्मा के मन में गुणसेन के प्रति कोई भी क्रोध या दुख या कोई फरियाद नहीं होती है। दूसरी तरफ गुणसेन अब राजा बन जाते हैं और एक दिन राजा बने गुणसेन घूमते घूमते उसी आश्रम में आते हैं जहां पर अग्नि शर्मा तपश्चर्या में लीन थे। उस समय अग्नि शर्मा और राजा बने गुणसेन एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन गुणसेन अग्नि शर्मा की इस तपस्या से बहुत ही प्रभावित होते हैं और उनके पूछने पर अग्नि शर्मा गुणसेन से कहते हैं कि आप मेरे परम उपकारी कल्याण मित्र हैं, आप ही के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस तरह दोनों का परिचय हो जाता है। फिर राजा गुणसेन बहुत ही भक्तिपूर्ण हृदय से पालने के लिए अग्नि शर्मा को अपने राजमहल में आमंत्रित करते हैं और अग्नि शर्मा उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। पालने के दिन राजमहल में अग्नि शर्मा पहुंचते हैं, लेकिन उस समय राजा गुणसेन बहुत ही भयंकर सिर दर्द से पीड़ित होते हैं और गुणसेन पालने की बात को भूल जाते हैं और कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद तापस अग्नि शर्मा बिना पालना किए ही राजमहल से चले जाते हैं। इस तरह तापस अग्नि शर्मा तप के साथ समता भी रखते हैं। कुछ समय बाद जब गुणसेन स्वस्थ हो जाते हैं तब उन्हें पालने की बात याद आती है और उस समय उन्हें तीव्र पश्चाताप होता है। वे वापस से उसी आश्रम में जाते हैं और अग्नि शर्मा से माफ़ी मांगते हैं और पुनः अगले पालने में पधारने का आग्रह करते हैं। अग्नि शर्मा वापस से उनके आग्रह को और आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उस समय उनके मन में कोई भी क्रोध नहीं होता है। एक माह के बाद जब वापस से पालने का समय आता है तो अग्नि शर्मा पुनः उसी राजमहल में जाते हैं, लेकिन उस समय राजा गुणसेन अचानक से आ पड़े युद्ध की तैयारी में लगे होते हैं, इसलिए पालने की बात भूल जाते हैं। वापस से अग्नि शर्मा कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। जब राजा गुणसेन को पालने की बात याद आती है तो वे दौड़े दौड़े अग्नि शर्मा के पास जाते हैं और उन्हें रास्ते से ही वापस राजमहल में आने का बहुत आग्रह करते हैं। लेकिन तापस अग्नि शर्मा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि एक बार लौटने के बाद वह पुनः पालने के लिए वापस नहीं जाएंगे, तो वे उस दिन भी पालना नहीं कर पाते हैं और शांतिपूर्वक अगला मासक क्षमण शुरू कर देते हैं। जब तीसरा मासक क्षमण चालू होता है उस समय राजा गुणसेन को बहुत ही दुख होता है कि वे दोनों बार पालने की बात भूल गए। उनके दुख को देखते हुए तापस बने अग्नि शर्मा राजा को आश्वासन देते हैं कि तीसरे पालने का लाभ भी वे अग्नि शर्मा को ही देंगे, क्योंकि अभी तक तापस बने अग्नि शर्मा पालना न होने का कारण खुद के कर्मों का दोष ही मान रहे थे। उनके मन में बहुत ही समता थी। वापस से तीसरे पालने का समय आता है। अग्नि शर्मा तीसरे बार भी राजप्रसाद में जाते हैं, लेकिन उसी दिन राजरानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए पूरा राज परिवार
खुशी में डूबा हुआ रहता है और अग्नि शर्मा की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जब तापस अग्नि शर्मा राजमहल में जाते हैं तो कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कुछ देर रुकने के बाद वापस से अग्नि शर्मा अपने आश्रम में आ जाते हैं, लेकिन उस समय उनकी विचारधारा बदल जाती है। पहले जहां समता थी उसकी जगह अब क्रोध ने ले ली थी। फिर अग्नि शर्मा को गुणसेन द्वारा किए गए पुराने सारे उपहास याद आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि 3-3 बार पारना को भूलना ये नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा किया है और कुछ न कुछ बहाना निकालकर राजा गुणसेन अभी भी मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। इस तरह अग्नि शर्मा राजा गुणसेन को अपना शत्रु समझ लेते हैं और मनी मन उनसे घृणा करने लगते हैं। इसी समय वे नियाणा कर लेते हैं, यानी कि अपनी तपस्या का फल मांग लेते हैं कि यदि मेरी तपस्या सही है तो मेरे इस तप का मुझे यही फल मिलना चाहिए कि भवों भवों में गुणसेन को मारने वाला बनूं। जब तापस अग्नि शर्मा के आचार्य को ये बात पता चलती है तो वे आचार्य कई तरह से अग्नि शर्मा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अग्नि शर्मा के मन में वैर की गांठ बन जाती है और वह अपनी इस नियाणा को नहीं छोड़ते हैं, यानी कि उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि अब आजीवन पालना नहीं करूँगा और अनशन को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजा गुणसेन के मन में बहुत ही दुख होता है कि मेरी भूलने की गलती के कारण ही मैं तापस अग्नि शर्मा को पालना नहीं करवा पाया। राजा गुणसेन के मन में कोई भी बैरभाव नहीं होता है। इस तरह से अग्नि शर्मा बैर रखकर ही अपने उस जीवन का अंत करते हैं और गुणसेन समता रखकर ही अपना वो भाव पूर्ण करते हैं। आगे आने वाले भवों में गुणसेन और अग्नि शर्मा पिता पुत्र, माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई ऐसे अनेक संबंधों में आते हैं, लेकिन इन संबंधों में आने के बाद भी अग्नि शर्मा हर बार तीव्र बैर के साथ ही जीवन जीते हैं और हर बार गुणसेन को मारने के लिए प्रपंच करते हैं। वहीं गुणसेन समता भाव से आगे बढ़ते हैं। इस तरह गुणसेन के 9 मानव भव होते हैं और हर मानव भव के अंतराल में एक एक देवलोक का भव होता है और वे ऊपर ऊपर के देवलोक में जाते हैं और अंत में सम्रादित्य के भव में अपने सभी कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और अग्नि शर्मा मानव भव के अंतराल में नरक और अन्य दुर्गतियों में बहुत लंबे समय तक भटकते रहेंगे और अनेक दुखों को भोगते रहेंगे। तो इस कहानी से हमें क्षमा का महत्व जानने को मिलता है कि क्षमा करने से हम अपने कर्मों को कितना हल्का कर लेते हैं। जब कर्म सत्ता लेखा जोखा करने बैठती है तब किसी और ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है वह यह नहीं देखती है, वह तो यही देखती है कि हमने क्या किया है। मानो कर्म सत्ता यह कह रही हो कि औरों ने क्या किया है यह तो मैं उसकी फाइल को खोलूंगी तब देखूंगी, अभी मेरे सामने तुम्हारी फाइल है तो उसमें मुझे तुम्हारे कर्म ही दिखाई दे रहे हैं, उसी अनुसार मैं तुम्हें दंड या पुरस्कार दूंगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।